कितनी हमारी क्लासेस रह गई? 3। अच्छा, पता नहीं वैसे 3 में डिजाइन एग्जांपल होती है कि नहीं। सो आज हम एक और डिजाइन एग्जांपल करना चाह रहे हैं। आई होप कि हम इसको कंप्लीट कर सकें इस कोर्स में। स्टार्ट कर दिए? आवाज आ रही है आपको? आजकल आपका ये अभी तक है वही वाला जिसके ऊपर तुमने टेपें लगा के काम किए हुए हैं। ओके, सो हम अपनी कस्म कुर्सी के आलम में ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ओके, सो अच्छा नहीं, मैंने लैपटॉप बंद क्यों कर दिया? क्योंकि मैं इसमें से आपको कुछ दिखाना चाह रहा था। बेसिकली इस पॉइंट में मैं चाह ये रहा हूं कि हमने जो टूल्स एंड ट्रिक्स पढ़े हुए हैं अब उनको किसी तरह अप्लाई थोड़ा सा करने की कोशिश करें, और थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं डिफरेंट। तो अब ऑब्वियसली आपने तो डिजिटल सिस्टम डिजाइन पढ़ा है, और डिजिटल सिस्टम डिजाइन किसी भी डोमेन में यूज हो सकता है। आप चाहें तो कोई इमेज प्रोसेसिंग का सिस्टम बना दें, चाहे तो कम्युनिकेशन सिस्टम बना दें, चाहे तो आप हो सकता है नेटवर्किंग साइट के साथ जो टीसीपी आईपी का कोई हार्डवेयर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, सो देयर कैन बी मैनी डोमेन्स। ठीक है, सो मैं चाह रहा था कि कोई रैंडम सा प्रॉब्लम हम पकड़ें और उसके लिए हम हार्डवेयर एक्सेलरेटर डिजाइन करने की कोशिश करें। तो आई एम नॉट श्योर कि अगली 3 क्लासेस में विल बी 3 या 4 जितनी भी रहती हैं उनमें विल बी एबल टू कंप्लीट इट और नॉट। हो सकता है जल्दी हो जाए, हो सकता है बाद में हो जाए। बट जो मैंने अभी चूज किया है एंड आई हैव नो आइडिया कि हम इसको कैसे डिजाइन करेंगे, विल डिजाइन इट टुगेदर। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है जो मैं चूज कर रहा था वो है कि हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के लिए कोई एक्सेलरेटर बनाए। ठीक है, सो मैं तकरीबन 5, 10, 15 मिनट में आपको इसका आइडिया दे देता हूँ कि क्या है, और चूज मैंने क्यों किया वो भी बता देता हूँ। चूज मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये रीसेंट एडवांसमेंट्स में से है कि जो पिछले 2012 ऑनवर्ड्स प्रॉब्ली आप लोग आजकल नाम सुन रहे होंगे अक्सर, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुन रहे हैं ना। काफी ज्यादा लोग कह रहे हैं कि ये मतलब एक हॉट फील्ड है, और अब तो हॉट हुए भी कोई 5-6 साल 7 साल गुजर गए। लेकिन इट ऑल स्टार्टेड इन 2012 एक्चुअली। मतलब ऑब्वियसली मशीन लर्निंग उससे पहले भी चल रही थी, लेकिन 2012 में जो क्या हुआ कि एक कंपटीशन होता है इमेज नेट के नाम से। ठीक है, उसमें आपके पास बहुत सारे इमेजेस हैं और उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और उसमें एक ग्रुप ने जो उससे पिछले साल के बेंचमार्क से उसको कोई 6-7% से इम्प्रूव किया, या आई थिंक 10% से इम्प्रूव किया, कुछ इस तरह। और वो जो किया उसके पीछे जो उन्होंने टेक्निक यूज की वो थी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद से अब जो अगले जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें जनरली सब के सब कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, सिर्फ उनकी मतलब उसका आर्किटेक्चर थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाता है। ठीक है, तो इन्होंने एक तरह से ना आपके जो मशीन लर्निंग में एक लाता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, की क्लासिफिकेशन ये होती है कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कौन सी ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासिफाई कर सकें कि भाई इस तस्वीर में ये पिक्सल जो है ये एक बंदा है, या ये एक डेस्क है, या एक दीवार है, क्या चीज़ है। ठीक है, सो और इट्स नॉट जस्ट कि आप तस्वीर में पिक्सल्स को मार्क कर सकें, मे बी आपके पास कोई कैंसर के स्कैन्स हैं या वो जो मैमोग्राफ्स हैं उनसे आप स्कैन करके बता सकें कि यार ये ट्यूमर जो है वो कैंसरस है या नहीं है, या आपने हैंड रिटन कुछ लिखा हुआ है या वैसे हैंड उस पे आप बता सकें कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस किस्म के डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे सेम कोर आइडिया जो है ना वो अप्लाई करके आप चीज़ों को बेसिकली ये फिर बहुत सारे डोमेन में अप्लाई हुआ। स्पीच रिकग्निशन पे भी आई थिंक किसी हद तक हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन, कैरेक्टर रिकग्निशन, फेस रिकग्निशन बड़ी इंप्रूव हो गई है पिछले 5-6 सालों में। उसकी वजह भी यही है कि हर जगह पर अंडरलाइंग टेक्निक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की यूज हो रही है। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बल्कि खोला हुआ था पेज जिस पे जो आपके ब्राउजर के ऊपर ही ना
कन्वोल्यूशनल नेटवर्क चला देता है। ठीक है, तो ये एक पाइथन स्क्रिप्ट है जो कि शायद उस वक्त से चल रहा है जब से मैंने कंप्यूटर थोड़ी पिछली क्लास से पहले ऑन किया था, जो कि क्या काम कर रहा है, ये हैंड रिटन डिजिट रिकग्निशन वाला काम कर रहा है। ठीक है, और इस वक्त ये ट्रेन हो चुका है और ये मुझे डिफरेंट जो चीज़ें बता रहा है कि भाई 8, 9, 2 इनको किस एक्यूरेसी के साथ ये डिटेक्ट करने के काबिल हुआ है। ठीक है, ये एक मशहूर बेसिकली डेटाबेस है एमनेस्ट की के नाम से, जिसमें सिर्फ डिजिट्स हैं। ठीक है, यानी कि 0 से लेकर 9 तक। ये 2012 में तो इमेज नेट का कंपटीशन जीते थे। ये एक कनाडा में प्रोफेसर हैं जेफ हिंटन के नाम से, उनके 2 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने उस वक्त कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क सप्लाई किए और फिर जरा सा थलथली मच गई। कहते हैं कि जी ये तो बड़े ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आ गए हैं, फिर लोगों ने कहा अच्छा और जगहों पर भी अप्लाई करें। बट द कोर आइडिया वाज नॉट एक्चुअली फ्रॉम 2012, इट वाज फ्रॉम 1998। एक और प्रोफेसर हैं जो कि जॉन लेकॉन के नाम से, जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, उन्होंने वो और जेफ हिंटन और ये 2-3 लोग थे जो कि मशीन लर्निंग पे काम करते रहे, न्यूरल नेटवर्क्स पे काम करते रहे। जबकि जब हम आप जितने थे उस वक्त न्यूरल नेटवर्क लोग यूज़ करते थे। हमारे टीचर कहते थे जब किसी ने कोई पेपर लिखना होता है तो वो किसी भी जगह पे न्यूरल नेटवर्क लगाकर कुछ रिजल्ट्स लाकर उस पर एक रिसर्च पेपर लिख देते। ठीक है, लेकिन उस वक्त ये समझा जा रहा था कि इसमें न्यूरल नेटवर्क्स में ज़्यादा जान नहीं है, ये कुछ ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ ग्रुप्स लगे रहे, जिनमें से ये जॉन लेकॉन, जेफ हिंटन और एक दो और भी इनके शायद जो ग्रुप था वो लगे रहे। लेकिन 1998 में एक्चुअली यही वाला काम उसने किया था, ये जो डिजिट रिकग्निशन वाला काम है ना, कि आपके हैंड रिटन हो तो आप इधर देख रहे होगा कि ये बड़ा 0, 1, 2, 3, 4 जो है ना, ये बड़ा, जब हम हैंड रिटन लिखते हैं तो काफ़ी वेरिएंस होती है। जो कंप्यूटर को ये इस तरह नज़र नहीं आ रहा होता, कंप्यूटर को ये नज़र आ रहे होते हैं पिक्सल्स के तौर पर कि बहुत सारे 0 हैं और 1 है। उससे ये निकालना कि ये असल में क्या होगा, इट इज़ क्वाइट ट्रिकी। ठीक है, लेकिन अब वो उतना ट्रिकी नहीं रहा बिकॉज ऑफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, सो क्योंकि ये एक बहुत मतलब वो वाला प्रॉब्लम है जो कि सेम चीज़ काफ़ी जगहों पर यूज़ हो रही है। सो आई थॉट कि मे बी हम इसके एक्सेलरेटर को डिज़ाइन करने के बारे में सोचते हैं। लेट्स ट्राई टू डू समथिंग। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि नहीं डिज़ाइन होगा, कोई अच्छा डिज़ाइन नहीं बनेगा, बट किसी हद तक तो डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो कि जिस हद तक डिज़ाइन हो जाएगा एक्सेलरेटर, हम उस हद तक कोर्स को लेकर के चलते हैं और विल ट्राई टू अप्लाई जो कुछ हमने पढ़ने की कोशिश की। अच्छा, कोर आइडिया जो है ना कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स का, वो उससे भी प्रीडेट करता है। मतलब 1998 में डिजिट रिकग्निशन के ऊपर उन्होंने काम किया था, तकरीबन वैसे ही आर्किटेक्चर यूज किया इन्होंने इमेज नेट पे, लेकिन ऑन अ बिगर स्केल, जिसमें उन्होंने नेटवर्क ज्यादा बड़ा बना दिया और उससे काम कर लिया। लेकिन कोर आइडियाज वही थे। और ये जो आइडिया हैं ये डिराइव हुए हैं फ्रॉम जो एक्चुअल में कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे आँख के ऊपर, कि हम एक्चुअल में विजुअल सिस्टम के ऊपर, मुझे उनका नाम भूल गया, 2 बंदों का, उनका भी एक पुराना पेपर है। उन्होंने एक्चुअल में कि पीछे न्यूरॉन्स का फायर होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उसको किसी तरह ट्रिगर किया हुआ था। तो यू कुड एक्चुअली लिसन, आप यूट्यूब पर ढूंढेंगे ना तो कैट आई के ऊपर एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे कि उसको सामने एक सीधी लाइन लेकर आई तो उससे कोई और न्यूरॉन ट्रिगर होगा, इस तरफ वाली लाइन मूव की किसी और तरह का न्यूरॉन ट्रिगर होगा। तो वो डिफरेंट जो ट्रिगर हो रहे थे वो उन्होंने देखे और उससे इंस्पायर हुए। सो कोर आइडिया जो उसका है ना, वो ये है कि आपके पास इनिशियल कोई इमेज आया। ठीक है, सो इसमें 2 तरह के हम अच्छा, जब आप सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं ना, तो उससे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या एग्जैक्ट स्टेप्स हो रहे हैं उस एल्गोरिथम में, कैसे डेवलप हुआ, वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट। जो सिस्टम डिजाइनर है नॉर्मली उसकी जॉब ये नहीं होती कि वो ये समझे कि अच्छा एल्गोरिथम डेवलप कैसे हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली आप अपने शौक पर ये करें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उससे आप हो सकता है कुछ ऐसी ऑप्टिमाइजेशंस भी कर सकें जो कि आप वैसे नहीं कर सकेंगे। लेकिन सिस्टम डिजाइनर अमूमन जो है ना, उसको जो एल्गोरिथम वाला बंदा था वो कोई कोड दे देता है
या वो समझा देता है कि ये काम एग्जैक्ट करना है, ठीक है। सो वो आपको जिस तरह ये जो मैंने भी खोला हुआ है इसके ऊपर उन्होंने पाइथन कोड दिया हुआ है, सो इफ यू जो कि इस वक्त इसी के ऊपर चल रहा है, ठीक है। कर क्या रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इधर इसकी डिटेल साइड पर लिखी हुई है कि अच्छा पहले कॉन्वोल्यूशनल लेयर है, फिर रेल्यू लेयर है, फिर मैक्स पूल लेयर है, वो क्या करती है, ठीक है। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने करना क्या है, ठीक है। एंड देन वी वांट टू डू दिस थिंग कि लेट्स से कि हमारा ये छोटा सा ज़ेबो बोर्ड है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसके ऊपर हम सी में कोड लिख सकते हैं, एंड वी हैव एन एफपीजीए जिसके अंदर हमारे पास अराउंड 80 मल्टीप्लायर्स थे, आई थिंक 80 डीएसपी स्लाइसेस हैं, तो हमारे पास 80 मल्टीप्लायर हैं। सो हम क्या कोई एक्सेलरेटर ऐसा बना सकते हैं जो कि उनमें से कुछ मल्टीप्लायर्स को यूज करे और इस स्पेसिफिक टास्क को थोड़ा सा तेज कर दे, ठीक है। अच्छा, इनके अंदर भी दो तरह के काम होते हैं। एक होता है जिसमें आप नेटवर्क को ट्रेन करते हैं, ठीक है, ट्रेन करते हैं कि लर्न करता है नेटवर्क के कैसे इसने क्लासिफाई करना है, और जब वो लर्न कर लेता है उसके बाद दूसरा चीज है कि अच्छा उसी को यूज करते हुए इस लर्निंग को आपको इनपुट दें तो वो बता दे कि ये क्या है, ठीक है। तो जो लर्निंग वाला पार्ट है हम उस पर फोकस नहीं करना चाहते अभी, ठीक है। वो कैसे होती है या उसमें यहाँ उसको एक को हम कहते हैं लर्निंग, ठीक है, और एक को हम कहते हैं इन्फरेंस, कि इन्फर करो इस इमेज से कि ये क्या चीज है, ठीक है। इस पे अगर 1 लिखा हुआ है तो ये इन्फर करके बताए कि 1 है, 2 है, 3 है, क्या है, ठीक है। तो ये डिफरेंट एंड पे बता देगा कि जी 0.9 चांस है कि 1 है, 0.8 0.7 चांस है कि कुछ और है, तो 2 है या कुछ और है। जनरली इट शुड बी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अगर इस किस्म का साफ सवाल लिखा हुआ है, मगर अगर थोड़ा सा इस किस्म का लिखा हुआ है जो कि थोड़ा सा 2 के करीब लग रहा है तो हो सकता है कि वो कहे कि हाँ 90% चांस है 1 है, बट देर इज 2% चांस की, कोई मे बी 70% चांस की असल में 2 हो, ठीक है। तो क्योंकि ऑब्वियसली लोग इस तरह से 2 भी लिखते हैं एंड इट इज वेरी क्लोज, ठीक है। तो ये जो इन्फ्रेंस है ना उसमें आप इमेज देते हैं तो वो आगे इन्फर करके आपको बताता है कि ये क्या चीज है, ठीक है। और जो लर्निंग है वो ये है कि वो ये प्रोसेस है कि जिसमें आप इसको बहुत सारे इमेजेस देते हैं और उसको कहते हैं कि यार इनकी बेस पे तुम लर्न करो कि नेटवर्क में किस तरह से काम करना है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज समझ आ रही। सो हम अभी सिर्फ इन्फ्रेंस पे फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि लर्निंग एक्चुअली एक ही दफा अमूमन करनी होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट नेसेसरीली, कई चीजों में हम साथ साथ भी लर्न करवाते रहते हैं नेटवर्क्स को, लेकिन ज्यादातर जगहों पर हम लर्निंग एक ही दफा बहुत सारे इमेजेस के ऊपर ट्रेन कर देते हैं और उसके बाद जब वो लर्न नेटवर्क होता है उसको सिर्फ इन्फ्रेंस के लिए यूज कर रहे होते हैं कि हाँ उसके बाद इमेज दें तो वो मुझे बता दे कि ये क्या है। सो यहाँ तक चीज समझ आ रही। ऑब्वियसली ये इमेज है, अगर साउंड होगी तो प्रॉब्ली 1 डायमेंशनल सिग्नल होगा, ये 2 डायमेंशनल सिग्नल है, ठीक है। तो हम ऐसा अगर हार्डवेयर डिजाइन कर लें जो कि इसको थोड़ा सा फास्ट कर दे तो हमारा काम हो जाए, ठीक है। ओके, सो जो मेन आर्किटेक्चर होता है ना इसके अंदर कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स में, वो कुछ इस तरीके से काम कर रहा होता है कि लेट्स से कि ये कोई इमेज है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ, चलो यही वाली एग्जांपल ले लेता हूँ। इधर इन्होंने लिखा हुआ कि दिस इज 24x24x1, ठीक है। सो ये आपका 24x24 का इमेज है, यानी जो बाहर से इनपुट आ रहा है वो दिस स्क्वायर इज 24 पिक्सल्स बाय 24 पिक्सल्स, जिसके अंदर आपके पास मोनोक्रोम इमेज बेसिकली लग रहा है मुझे कि जो बिल्कुल वाइट या ब्लैक, ठीक है। सो 0 या 1, ठीक है, 1 इज वाइट, 0 इज ब्लैक, ठीक है। तो ये आपके पास एक इमेज आ गया। अच्छा, इसके बाद आप क्या करते हैं, इसको अमूमन हम फिल्टर करते हैं, ठीक है। सो हमने एक तो पढ़ा था FIR फिल्टर। FIR फिल्टर क्या करता था, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता था, ठीक है। हाँ, और ये चीज कन्वोल्यूशन भी कहलाती है। अगर आपने सिग्नल सिस्टम या DSP वगैरह पढ़ा हुआ है कि कन्वोल्यूशन भी यही होती है कि आपके पास एक फिल्टर है उसके साथ एक्चुअल सिग्नल को कन्वॉल्व कर दें, ठीक है। जब हम इमेजेस पे आते हैं ना तो ये काम 2 डायमेंशन में हो रहा होता है, ठीक है। सो उसमें हम ये कहते हैं कि यार हम 1 डायमेंशन में लेट्स से हमने उसमें 4 टैप का फिल्टर बनाया हो तो इसका मतलब है क्या है कि 4 वैल्यूज है, 4 पुरानी वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर हम 2D में करेंगे तो हम कहेंगे अच्छा 4x4 टैप का बना दो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 4x4 पिक्सल्स आप ले लें, 4 पिक्सल्स इस तरफ, 4 पिक्सल्स इस तरफ, दिस इज 4x4 टाइप,
ठीक है। तो मैंने भी रैंडमली 4x4 का नंबर लिया, इट कुड बी एनी नंबर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस चीज पर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो करते क्या है कि आपने अगर इस पे 4x4 का फिल्टर लगाना है तो एक आपके पास फिल्टर होगा 4x4 का जिसके कुछ वेट्स होंगे, ठीक है। वेट्स का मतलब है कि इधर भी कोई अगर ये इमेजिन करें कि ये ग्रे स्केल इमेज है, तो ग्रे स्केल इमेज में हर जो पिक्सल होती है इट कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 0 to 255, ऐसे ही है। अच्छा, ये आपका फिल्टर है। कई दफा हम इनको नॉर्मलाइज करके ना फ्लोट में कन्वर्ट कर लेते हैं कि हम 0 से 255 के बजाय हम इसको 0 to 1 मैप कर देते हैं, ठीक है। 0 to 1 वैल्यू ले रहा है, पॉइंट्स में कोई वैल्यू मे बी आप यू कैन अज्यूम कि कोई क्यूब फॉर्मेट चल रहा है जिसके अंदर ये 0 to 1 वैल्यू दे, ठीक है। लेकिन अभी मैं जो एक्चुअल में ये 0 to 255 लेट से थी। सो यू वांट टू मल्टीप्लाई एवरी पॉइंट, यानी एक ये फिल्टर है जिससे कुछ एक ये असल इमेज है, असल इमेज की भी पिक्सल्स हैं, ठीक है। असल इमेज में कहीं पे पिक्सल पड़ी हुई थी, ठीक है, जिसकी हर एक की कोई ना कोई वैल्यू थी। इसको इससे फिल्टर करने का क्या मतलब है कि मैं इसको इसके ऊपर रखूं, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करूं कि जो इसके इस जगह पर वैल्यू थी उसको इसके इस जगह वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, इसके साथ वाली वैल्यू को इसके साथ वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं एंड सो ऑन। तो ये मैंने अगर ये 4x4 था तो ये 16 वैल्यूज मैंने मल्टीप्लाई की, ठीक है। उनका जो रिजल्ट आया उनको आपस में ऐड कर दिया तो मेरे पास एक वैल्यू आ गई, ठीक है। वो एक वैल्यू मैंने सेव करा दी रिजल्टेंट इमेज में कि ये उसकी पहली वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर मैंने इसको एक राइट साइड पे शिफ्ट किया, ठीक है। अगेन मैंने अब पॉइंट बाय पॉइंट सारों को मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, एक और वैल्यू आ गई, ठीक है। करता गया जब मैं यहां तक पहुंच गया, एंड तक, ठीक है। एंड तक पहुंच गया तो मेरे पास करते करते बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगी। जब मैं यहां पे पहुंच गया तो फिर मैं शुरू में आया और एक लेवल नीचे आ गया, ठीक है। नीचे आया, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, इससे नीचे वाली एक पिक्सल आ गई, ठीक है। फिर उसको एक शिफ्ट किया, ठीक है, एक शिफ्ट किया तो मेरे पास आउटपुट्स आना शुरू हो गई, ठीक है। एंड सो ऑन, मैंने ये एक एक करते हुए सारा नीचे तक ले गया तो मेरे पास एक रिजल्टेंट इमेज आ जाएगा, ठीक है। ये होती है आपकी 2D फिल्टरिंग, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, वो हो सकता है कि यार नहीं मैंने आपको एग्जैक्टली इधर से शुरू करके इधर आके खत्म किया, कोई कह सकता है नहीं साइड पे 0 से पेंट करो और मतलब उसका सेंटर इधर रखो ताकि आउटपुट भी उसी साइज की बने। लेकिन अगर मैं इस तरह करना चाहूँ तो आउटपुट थोड़े से छोटे साइज की बन जाएगी, बट यही छोटे मोटे वेरिएंट्स इसके अंदर, बट यू गेट द आइडिया कि फिल्टरिंग क्या है। जिस तरह 1 डायमेंशनल फिल्टरिंग में क्या होता है कि आपके पास एक फिल्टर टैब्स होते हैं जिनको आप एक्चुअल सिग्नल के साथ पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको एक शिफ्ट करते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट इस तरह से चल रहे होते हैं। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसमें भी आपके फिल्टर टैब्स हैं जिनको आप पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करना है, शिफ्ट करना है, लेकिन अब आपने इस डायरेक्शन में भी शिफ्ट करना है, इस डायरेक्शन में भी शिफ्ट करना है। और आपके जो वो फिल्टर टैब्स हैं वो भी 2 डायमेंशनल है। तो ये बेसिकली एक कॉन्वोल्यूशन कहलाती है या एक इमेज का फिल्टर कहलाता है, ठीक है। कि इमेज प्रोसेसिंग में कई दफा इस चीज को हम वैसे कर्नल कह देते हैं, ठीक है, ये हमारा कर्नल है, ठीक है। एक नाम है, डजंट मीन कि जो भी आप इसका कर्नल और मीनिंग्स में भी यूज होता है। तो मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था, कल को आप किसी जगह पे पढ़ेंगे हाँ ये कर्नल है तो उसका क्या मतलब है, ये जो फिल्टर है उसको कर्नल, ठीक। तो यहाँ तक चीज समझ आ रही। ये हमारे एक इमेज का फिल्टर हो। हम करते क्या है, नॉर्मली हम करते ये हैं कि जब हमने जो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में ना ऐसे मल्टीपल फिल्टर्स आप रखते हैं, ठीक है। मैं ये कहता हूं कि ये इमेज है, इससे ये आउटपुट निकल सकती थी अगर मैं इसको ये फिल्टर करूं, ठीक है। बट क्या ये आप मल्टीपल सर्च फिल्टर्स, ठीक है। जिस तरह इधर आपके पास लिखा हुआ कि फिल्टर साइज जो है ना वो 5x5x1 है, ठीक है। इसका मतलब है मैंने जो इधर 4x4 लिखा था ना उसके बजाय 5x5 का फिल्टर है, और स्ट्राइड 1 का मतलब है कि वो एक एक शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। एक एक शिफ्ट करके आउटपुट देगा, जिस तरह मैंने आपको कहा कि आप उसको ओवरलैप करते जाएं, एक एक बिट आगे लेके जाते जाएं। और इसमें साथ लिखा हुआ है कि आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है ना वो 24x24
8 है। तो 8 का क्या मतलब है कि आपके पास ऐसे 8 फिल्टर्स हैं डिफरेंट, ठीक है। सो ये जो 5x5 वाले हैं, सो मैं इसकी एक एक बढ़ा देता हूं, ऐसा एक नहीं है बल्कि ऐसे 8 डिफरेंट फिल्टर्स हैं जिससे आप इसको फिल्टर करेंगे, ठीक है। अच्छा, उन फिल्टर की क्या वैल्यूज हैं? जो लर्निंग वाला पार्ट था ना, वो एक्चुअली ये वाली वैल्यूज लर्न करता है खुद से, ठीक है, कि क्या होनी चाहिए बेस्ट, ठीक है। मेरे अपने तजर्बे में पहले जब इमेज प्रोसेसिंग होती थी ना, तो हम खुद से डिसाइड कर लेते थे कि मुझे इमेज को इस तरह से फिल्टर करना चाहिए, ठीक है। सो इमेज में अगर मैं इसको लो पास फिल्टर करूंगा ना, तो इमेज अमूमन ब्लर सा हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं लेट्स से कांस्टेंट रख दूं और इसको फिल्टर कर दूं, तो ये एक काइंड ऑफ लो पास फिल्टर है, ठीक है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम मूविंग एवरेज किया था ना, तो अगर मैं इसको कांस्टेंट रख दूं तो मूविंग एवरेज फिल्टर हो जाएगा। कि आप इन सब की एवरेज ले लें, लेट्स से मैं 1/16 रख दूं इस पे वैल्यू, तो वो सबको ऐड करेगा, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करेगा, सबको 1/16 से सबको ऐड कर देगा, तो इसका अंदाज सबको ऐड करके सभी, तो वो लो पास फिल्टर हो जाएगा। लो पास फिल्टर से क्या होता है कि ना इमेज अमूमन ब्लर हो जाता है। जो ब्लर से मुराद ये है कि जो एजेस आ रहे होते हैं ना, कि आप इस तस्वीर खींचे, ये शार्प एज आ रहा है, जहां पे कलर ट्रांजिशन है, ये थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन होगी, ठीक है। इसी तरह आप हाई पास फिल्टर करें तो अमूमन एजेस आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अमूमन पहले इमेज प्रोसेसिंग में ना ये वाले फिल्टर हम खुद से डिजाइन करते थे कि यार ये फिल्टर करूंगा, ये फिल्टर करूंगा, ये फिल्टर करूंगा, तो इमेज इस तरह का हो जाएगा, उसके बाद फलां ऑपरेशन करूंगा, जो भी करूंगा। कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स ने ये किया है, इसमें आप कहते हैं कि यार मैं फिल्टर खुद से डिजाइन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बता दूंगा कि इतने में इतने का फिल्टर होना चाहिए, और फिर जो लर्निंग का प्रोसेस है वो खुद इनको ट्रेन करेगा। जिस तरह ये आप तकरीबन कुछ घंटे से लर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि आपके यहां पर ये वेट्स आपको ये जो लिखे हुए नजर आ रहे हैं ना, ये वो फिल्टर हैं जो कि लर्न हो चुके हैं, कि इसने लर्न किया कि हाँ 5x5 पे आपको ये ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअली एग्जैक्टली 5 पिक्सल बाय 5 पिक्सल में बता रहा है कि ग्रे स्केल में शो कर रहा है कि कितनी वैल्यू होगी। अगर मैं ये पाइथन कोड को चेंज करूं तो मैं जाके देख सकता हूं कि ये एक फिल्टर है, ये एक और फिल्टर है, ये एक और फिल्टर है। तो बजाय इसके कि हम डिसाइड करें कि क्या चीज बेहतर होगी किसी खास चीज, जिस तरह मैंने फेस डिटेक्ट करना है, तो हो सकता है कि मैं कहूँ इस डायरेक्शन में फिल्टर करूं, अगर कोई लाइन सी आ रही होंगी तो वो शायद आंखें होंगी और या होंठ होंगे, या मतलब उनकी वेट्स पे। तो एक तरीका है कि इस तरह से हम लर्न करने की कोशिश करें। एक तरीका है कि हम स्ट्रक्चर बना दें अपना कन्वोल्यूशनल नेटवर्क का, और उसको कहेंगे यार तुम खुद लर्न करो, ठीक है। तो आजकल ये होता है, और मेरा तजर्बा ये रहा हुआ है कि जो इस तरह से लर्न होता है ना, आप उसको बीट नहीं कर सकते अमूमन, ठीक है। क्योंकि हम जो लास्ट प्रोजेक्ट पे काम किया था वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का था, जो 1-2 साल पहले मैंने काम किया था। उसमें हमने कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स भी लगाए थे, उसमें हमने फीचर एक्सट्रैक्शन खुद भी इंप्लीमेंट की थी कि हम खुद उसके फीचर ढूंढेंगे कि अगर ए लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एज आ रहे हैं, कितने एज आ रहे हैं, कितनी टीज आ रहे हैं, ये फीचर निकाल लो, और भी कुछ फीचर निकाल लो, इसकी हिस्टोग्राम ले लो, इस तरफ ले लो, उस तरफ ले लो, काफी सारे फीचर लगा के उस पर भी न्यूरल नेटवर्क लगा के देखा। लेकिन जो कन्वोल्यूशनल नेटवर्क था ना, इट ऑलवेज आउट परफॉर्म्ड एनी अदर टेक्निक दैट वी ट्राइड टू डू, ठीक है। हमने जो भी टेक्निक लड़ाई, एंड पे हमने किया यह था कि हमने मल्टीपल कन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स दिए, उनकी एवरेज लेके, यानी कि नेटवर्क भी हमने एक नहीं रखा, हमने एक नेटवर्क बनाया, फिर दूसरा ट्रेन किया, तीसरा ट्रेन किया, ऐसे हमने मेरा ख्याल है कोई 80-90 नेटवर्क्स ट्रेन किए डिफरेंट, जो कि 6-7 घंटे लेते थे ट्रेन होने में एक जीपीयू पे। जब हमने किया था उससे पहले 2-3 दिन लेते थे, जब जीपीयू पे मैटलैब पे जब किया था तो 2-3 दिन लेते थे, लेकिन जीपीयू पे जब लेके गए थे 2 दिन। और उनमें से जो बेस्ट थे उनको उसको कहते हैं कमेटी ऑफ नेटवर्क्स। लेकिन अगर उस कमेटी में मैं कोई और नेटवर्क उठाकर डालने की कोशिश करता था जो कि हमने अपने फीचर एक्सट्रैक्टर से ट्रेन किया था, तो हमेशा परफॉर्मेंस नीचे चली जाती थी। क्यों? ऑब्वियसली क्योंकि हमने फीचर एक्सट्रैक्टर्स पे काम किया हुआ था, तो हमें था कि यार वो काम ज़ाया ना हो। हमने कहते हैं 3-4 महीने लगाए थे, तो व्हाई नॉट हम उसको रीयूज करें, बट इवेंचुअली वी हैड टू ड्रॉप दैट। यानी कि हम एंड पे 1-आध महीना हमने उस पर लगाया कि किसी तरह उसको यूज करते हुए हम इनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करें, बट वो परफॉर्मेंस को हमेशा खराब। तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये, ऑब्वियसली कोई बहुत स्मार्ट बंदा कोई बहुत स्मार्ट फीचर एक्सट्रैक्ट कर ले तो हो सकता है कि वो इंप्रूव कर भी जाए, लेकिन बट हमारा तजर्बा यही रहा हुआ है कि जो खुद से लर्न हुआ हुआ वेट्स है ना, दे जनरली आउट परफॉर्म
जो भी आप रखें। ओके, सो कमिंग बैक, तो ये कह रहा है कि आप ऐसे 8 5x5x1 के कर लें, तो आपके पास ये 8 वो ट्रेन हुआ है नीचे, ठीक है, जो कि क्योंकि ये मैंने जब चलाया था शुरू में ये रैंडमली इनिशियलाइज होकर वो ट्रेन होता गया और मेरा ख्याल है ये थोड़ी देर में ही पहुंच गया था, कन्वर्ज हो गया हुआ था। ये जो ऊपर ग्राफ आ रहा है ना, ये बता रहा है कि ये कैसे ट्रेन हुआ। शुरू में एरर इतना था, ये ट्रेन हो गया, उसके बाद से एरर स्पीड आ रहा है, उसके बाद से ये चल रहा है, ये उसी एरर लेवल पे रह रहा है, उससे ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, 0.23 जो भी आ रहा है उससे ज्यादा नहीं जा रहा, ठीक है। लेकिन एनीवे, सो इस वक्त ये प्रीटी मच ट्रेंड है, ठीक है। तो क्योंकि इसको हर दफा नया आ रहा है, तो ये जो हर दफा जो चेंज होती हुई चीज है ये है कि अच्छा जब नई इनपुट आई तो उसके हिसाब से उसको क्या क्या मिला, लेकिन ये असल वेट्स हैं जो कि ये बता रहा है उन फिल्टर्स के, ठीक है। सो पहली स्टेज पे इसने लगाया हुआ है लेट्स से 24x24/8। अगली स्टेज पर इसने क्या है, रेल्यू कहलाता है रेक्टिफाइड लीनियर, ठीक है, रेल्यू। सो रेक्टिफाइड लीनियर जो है ना, वो क्या चीज है, वो बेसिकली ये ऑपरेशन है कि आप इस चीज को कहते हैं रेक्टिफाइड लीनियर, ठीक है, कि आपके पास अगर माइनस में कोई चीज आ रही है तो मेक इट 0, और अगर पॉजिटिव में आ रही है तो जो वैल्यू आ रही है बस वही वैल्यू उठा लो, ठीक है। तो आपके पास इधर से जो हमने 8 फिल्टर किए उससे जो आउटपुट्स आई वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती थी। सो उस पे आपने आगे रेक्टिफाइड लीनियर लगाया, आपने कहा कि अगर नेगेटिव आ रही है तो 0 कर दो, वरना जो भी पॉजिटिव। जो वैसे फिर सिस्टम डिजाइन से मैं थोड़ा सा हट जाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी इंट्यूशन आपको दे दूं 5 मिनट में, कि जो नॉर्मल ये थे ना, ये तो कन्वोल्यूशनल नेटवर्क, जो नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क होते हैं ना, वो हमारे न्यूरॉन्स से इंस्पायर्ड है। हमारे सर में ना तकरीबन 100 बिलियन के करीब न्यूरॉन्स होते हैं तमाम लोगों के सर में, ज्यादातर के, शायद कुछ लोग जो हैं वो शायद सूटे मार मार के कुछ कम कर लें, तो आई डोंट नो। सो अच्छा, मुझे नहीं पता, हो सकता है कोई फर्क ज्यादा हो जाते हैं उससे, ये भी हो सकता है, लेकिन जस्ट ज़हन में मेरे आया तो। लेकिन न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, न्यूरॉन ये करता है कि न्यूरॉन के ना तकरीबन बहुत सारी इनपुट होती हैं और एक आउटपुट होती है, ठीक है। सो आई थिंक इफ आई रिमेम्बर राइट, तो जो इनपुट्स का नंबर था ना वो इट वाज अराउंड 10,000, ठीक। सो 10,000 इनपुट होती हैं और एक आउटपुट होती है, ठीक है, और आउटपुट होती है 1 या 0, ठीक है, हाँ या नहीं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं ये डिसाइड करना चाह रहा हूं कि कोई लेट्स से कि एक बैट्समैन अच्छा बैट्समैन है या नहीं, ठीक है। सो मैं उसके अच्छे बैट्समैन के लिए क्या देखूंगा, मैं अगर डिसाइड कर रहा हूं तो मैं कहूंगा, एक मैं देखूंगा कि उसकी एवरेज कितनी है, एक मैं देखूंगा कि उसका स्ट्राइक रेट कितना है, ठीक है, एक मैं देखूंगा कि अच्छा तजर्बा कितना है, लेट्स से नंबर ऑफ मैचेस मैं देख सकता हूं, ठीक है। और इस किस्म के 3-4 लेट्स से मैं फैक्टर, मैं सिंप्लीफाइड कहता हूँ, 10,000 को छोड़ें अगर 4-5 इनपुट होती तो मैं कहता कि यार ये जो एवरेज आ रही है ना, इसको मैं किसी वेट से मल्टीप्लाई कर दूं कि एवरेज को कितना वेट देना है, फिर मैं स्ट्राइक रेट को किसी से मल्टीप्लाई कर दूं कि स्ट्राइक रेट का इतना वेट होना चाहिए, फिर मैं कह दूं कि अच्छा तजर्बे का इतना वेट होना चाहिए, जो भी इसका नंबर ऑफ मैचेस हैं, ठीक है। सो मेरे पास एक चीज आ जाएगी कि यार लेट्स से मैं किसी तरह नॉर्मलाइज कर लूं इन चीजों को पहले, कि जो एवरेज होगी ना वो इस रेंज में होगी, वेट जो स्ट्राइक रेट है वो इस रेंज में होगा, और मैंने उसको वेट से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब है एवरेज को मैं इतनी वैल्यू दिया करूंगा, अगर जिस चीज को मैंने ज्यादा वैल्यू देनी है उसका वेट मैं बढ़ा दूं, जिसको मैंने कम वैल्यू देनी है उसका वेट घटा दूं, और साथ मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने इनको इस तरीके से अगर ऐड किया ना, तो कोई थ्रेशोल्ड मैं बना सकता हूं कि अच्छा इसकी वैल्यू अगर इस लेवल से ज्यादा जा रही हुई तो मैं कहूंगा अच्छा बैट्समैन है, इससे कम जा रही हुई तो मैं कह दूंगा बुरा बैट्समैन। मोस्टली डिसीजंस किसी ना किसी इसी तरह की फॉर्म में काम कर रहे होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये बड़ी क्रूड सी जनरलाइजेशन है, लेकिन हम डिफरेंट फैक्टर्स को वेग कर रहे होते हैं। जनरली अगर तो बिल्कुल ही सादा हो, एक ही फैक्टर पर डिटरमिन हो रहा हो, तो हम कहते हैं कि वही सिंपल सा डिसीजन है,
हाँ कर लो, ठीक है। हमारा दिमाग चार होता है कि हम बाइनरी में सोचें, जितना मिनिमम सोच सकें, ठीक है, कि किसी बंदे के मुतालिक हम ये कह सकें कि अच्छा है या बुरा है, ठीक है, हीरो है या विलन है, ठीक है। मूवी देख रहे हो तो विल ट्राई टू फिगर आउट कि ये हीरो है या विलन है, बाइनरी में डिसीजन लेने की कोशिश हो रही होती है, ठीक है। बट एक्चुअली इसी तरह वो कौमों में भी कई दफा होता है ना कि मतलब आप पाकिस्तान इंडिया तो पाकिस्तान इंडिया एनिमीज या नहीं है, ठीक है, वो बाइनरी में डिसीजन लेने। एंड दी एंड बंदे एक ही तरह के होते हैं हर जगह पे, ठीक है, और बंदे इतने सिंपल नहीं होते कि एक बिट में आप उनको कर सकें, यू नीड मल्टीपल बिट्स, ठीक है। तो जो हमारे क्लोज बंदे होते हैं उसके लिए हमने सिंगल बिट नहीं रखी होती, जो हमारा दोस्त होगा उसकी कमियों बेशों का विल अंडरस्टैंड, ठीक है। और वो तो ये है कि अगर आपने ज्यादा बिट्स में डिसीजन लेना है किसी चीज के लिए तो यू वेट डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, एंड देन यू हैव अ थ्रेशोल्ड। अमूमन न्यूरल नेटवर्क में जब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसको हम कहते हैं वो डिजाइन करते हैं तो एक बायस का फैक्टर भी रखते हैं, ठीक है। बायस इज टू एडजस्ट द थ्रेशोल्ड कि मैं किस जगह पर जो वैल्यू आएगी वो इवेंचुअली जिस जगह पर आएगी मैं उसको कहते हैं 0-1 पर ले आऊं किसी तरह, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड का मतलब है कि मैं कह सकूं कि इवेंचुअली ये थ्रेशोल्ड किसी तरह मैं 0 पर ले आऊं कि इससे पीछे हुआ तो मैं कहूंगा नहीं, इससे पीछे हुआ तो मैं कह दूंगा हाँ, ठीक है। तो ये एक न्यूरॉन इस तरह का होता है और ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स जुड़े होते हैं, यानी कि ये जो इसकी आउटपुट जा रही है ना ये जा रही होगी, दिस इज इनपुट ऑफ सम अदर न्यूरॉन जिसकी अपनी 10,000 इनपुट है, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको बता दिया जिसमें चीजें बड़ी हमने एवरेज, स्ट्राइक रेट, फीचर्स हमने पहले से निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन व्हाट इफ कि मैं इसको रॉ इमेज दे दूं कि पिक्सल 0, पिक्सल 1, पिक्सल 2 जिस तरह हम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कर यही रहे हैं। वो जो कन्वोल्यूशनल इमेज आ रहा है वो करने की यही कोशिश कर रहा है कि वो इवेंचुअली एक छोटा सा न्यूरॉन है जो कि, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आखिर में ऐड करके थ्रेशोल्ड लगा रहा हूं, ठीक है। सो वो जो थ्रेशोल्ड लगाने का काम है ना वो रैल्यू कर रहा होता है, ठीक है, कि रैल्यू काइंड ऑफ ये काम कर रहा है कि यार इससे पीछे हुआ तो 0 कर दो, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इससे ऊपर हुआ तो जो वैल्यू आ रही है जस्ट टेक इट, ठीक है। तो आपने पहले ही वो ऑब्वियसली वो 0 के बजाय कहीं और आपने थ्रेशोल्ड लगाना था तो वो ऑलरेडी हमने बायस के अंदर इनकाउंटर किया होता है कि ठीक है हम उसको 0 पे मूव खुद ही कर देंगे। तो रैल्यू का ये काम होता है कि आपने जो कन्वोल्यूशंस ली उसके बाद आपने आकर उसमें से उसके ऊपर ले। पहले जमाने में ना ये वैल्यू के बजाय ये यूज होता था इस किस्म का फंक्शन कि आप 0 से 1 पे मैप करना चाह रहे होते थे, ठीक है। तो वो स्टेप नहीं, एक्चुअली इसको सिग्मॉइड कहते थे या टेंजेंट इनवर्स भी इस तरह का होता है, ठीक है। तो जस्ट वी वांटेड टू टेक इट टू 0 and 1, लेकिन अभी रिसेंटली रैल्यू जो है ना वो सिग्मॉइड हो या टेंजेंट इनवर्स हो ना, वो कंप्यूटेशन में उसमें ई की पावर लेनी पड़ जाती है, सिग्मॉइड में टैन इनवर्स में टैन इनवर्स कंप्यूट करना पड़ जाता है। तो रैल्यू में क्योंकि बहुत सिंपल सा है, एक थ्रेशोल्ड है कि 0 से नीचे हो तो बस 0 और 0 से ऊपर हो तो जो भी वैल्यू है वो ले लें, तो उसमें आपको कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ता और इसकी परफॉर्मेंस एक्चुअली वाज एज गुड और आई थिंक बास केसेस में शायद बेहतर भी हो। तो तब से ये रैल्यू यूज होना शुरू हो गया। पुराने नेटवर्क्स में सिग्मॉइड या टैन इनवर्स यूज होते थे, लेकिन कोर आइडिया ये है एक न्यूरॉन का, ठीक है। और इस तरह प्रोबेबली आई डोंट नो कैसे हम सीखते हैं, बट प्रोबेबली हम जो सीखते हैं वो शुरू में जब बच्चा होता है ना तो उससे फोकस भी नहीं हो रहा होता, यानी कि दूर और करीब की चीज भी ना आहिस्ता आहिस्ता पहले 2-4 दिन में वो सीखता है, ठीक है। सो प्रोबेबली ही लर्न सम हाउ कि उसका जो है ना सारी इमेज आ रहे होते हैं और उसके वेट्स ट्रेन हो रहे होते हैं जिस तरह इधर हुआ है कि दूर की चीज, करीब की चीज या एजेस कहाँ पर अच्छे मिल रहे हैं, उसके बाद वो चीजों को आइडेंटिफाई करना शुरू करता हो। कुछ बिल्ट इन भी होते होंगे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये हमारे इनपुट सोर्सेज इस तरीके से काम करते हैं। ओके, सो यहां तक चीज समझ आ गई। तो वैल्यू का काम ये है कि ये जो आउटपुट आ रही है ना इसको 0-1 की फॉर्म में किसी तरह ले जाए, यानी कि एक थ्रेशोल्ड से पीछे 0 कर दे, उसके बाद वो जो भी वैल्यू आ रही है वो उठा ले। तो सो इसके आगे यानी एक वैल्यू की लेयर है, इसका मतलब है जिसको यही चीज जाएंगी, लेकिन हर के ऊपर एक अदद थ्रेशोल्ड सा लग जाएगा कि यार कि इससे नीचे हुई तो 0 कर दो, 0 से नीचे हुई तो माइनस हुई तो 0 कर दो, नहीं तो जो वैल्यू आ रही है। तो इसका आप देखेंगे 24/24/80 है, यानी कि 24/24 80 आपके ऐसे इसकी आउटपुट्स आएंगी। यानी आपने ओरिजिनल इमेज को जब कन्वॉल्व किया तो आपके पास 8 फिल्टर से तो 8 आउटपुट्स आ गई।
तो वही 8 है, वही बिल्कुल उतनी रहेंगी जब आप वैल्यू के ऊपर ले जाए। नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर यूज होती है वो यूज होती है पूल लेयर। ठीक है, पूल में आप देखोगे कि इधर उसमें अब 24 के बजाय 12 आ गया। ठीक है, सो पूल क्या कर रहा होता है कि पूल में ना आप 2x2 एरिया लेते हैं। ठीक है, 2-3 तरह के पूल होते हैं, एक होता है एवरेज होता है, एक होता है मैक्स पूल। ठीक है, मैक्स पूल ये होता है कि इन चारों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना उसको ले लो और उसको एक इस पिक्सल में रख दो। ठीक है, अच्छा इधर आप देख रहे हो स्ट्राइड 2 लिखा हुआ है। स्ट्राइड 2 का मतलब है कि अच्छा ये 2 पिक्सल आगे मूव होगा। ठीक है, 2 पिक्सल आगे मूव होगा, उधर क्या करेगा, फिर इन चारों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इधर लिखवा देगा, फिर इन चारों में से जो मैक्सिमम है वो इधर लिखवा देगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो जब हम 4 को 2 पे मतलब इस तरफ भी 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है और इस तरफ वाला 2 भी 1 पे मैप हो रहा है, तो इसका मतलब ओवरऑल पिक्सल हमारे पास इस डायरेक्शन में भी ऑफ हो जाएंगी, इस डायरेक्शन में भी ऑफ हो जाएंगी, तो इधर भी 12 हो जाएंगी, इधर भी 12 हो जाएंगी। ओवरऑल ये 4 टाइम्स कम हो जाएंगी, क्योंकि ये अगर 24x24 था सो 12x12 इतना सा बनेगा उसका। ठीक है, सो ये 12x12 हमारे पास आ गया। ठीक है, ओके, तो यहां तक चीज समझ आ गई। सो 12x12 पे आप देखें, अब 12x12/16 लिखा हुआ है अगला, कि इसके ऊपर आपने कन्वोल्यूशनल लेयर दोबारा लगाई, जिसमें उन्होंने कहा कि दोबारा 5x5 के हमने फिल्टर किए, लेकिन पिछली दफा 8 किए थे, इस दफा 16 कर दिए। ठीक है, सो इधर से जो आपके पास 12x12 वाले 8 बने मैक्स पूल के बाद, ठीक है, सॉरी 8, ठीक है, तो ये 12x12 इनको आपने हर एक को, ठीक है, क्या किया, 5x5 के बाय 8 कर्नल हो गया ना। ठीक है, 8 क्योंकि ये खुद 8 है, तो बेसिकली 5x5 के कर्नल 16 लगाए अब आपने। ठीक है, तो वो आपने लगाए, आपके पास जो आउटपुट्स बनी वो आप 16 तक आ गए। ठीक है, टोटल क्योंकि 16 फिल्टर लगाए थे, तो अब आपके पास 12x12/16 आ गए। ठीक है, और जो आप इसमें शायद नोट कर रहे हो कि जब हम इसको पूल करते हैं तो साइज छोटा होता है, और हम आगे ज्यादा फिल्टर लगा देते हैं तो नंबर ऑफ आउटपुट्स हमारी बढ़ जाती हैं। फिर हमारे पास इसको क्या वो वासिफ एक टर्म यूज करता है कि ना, ये जस्ट लाइक वो कोफ्ते खाए होंगे आप लोगों ने। कोफ्तों में क्या होता है कि आप गोश्त लेकर आते हैं, उसको आप कीमा बनाते हैं पहले, और फिर दोबारा गोल करके ना दोबारा तो ये काइंड ऑफ हम क्या कर रहे हैं कि जो पिक्सल्स आ रही हैं, एक पहले पिक्सल्स ही आई थी, उनको हमने पहले तोड़ दिया हिस्सों में। ठीक है, उसके बाद दोबारा जोड़ेंगे आगे, और एंड पे हमारे पास जो लेयर आएंगी ना उसमें वो बता रहा होगा कि ये डिजिट कौन सा है। ठीक है, तो अभी खैर हम तोड़ने वाला प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ छोटा भी कर रहे हैं, मैक्स पूल में छोटा भी। ये मैक्स पूल है ना, इसका इफेक्ट ये होता है, इसको आप इंट्यूटिवली कैसे सोच सकते हैं कि जिस तरह अगर मैंने कोई बंदा डिटेक्ट करना है कि ये बंदा फलां बंदा है, तो उसका कोई आंखों की शेप होगी, कोई नाक की शेप होगी। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है कि ये करीब वाले 4 को कंबाइन करके एक बना रहा है। ठीक है, ये उससे करीब वाले 4 एक बना रही है, उससे करीब वाले 4। अगली स्टेज में जब मैक्स पूल करेंगे तो ये 4 वाले जो आए थे ना, उनको वो जोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, तो हो सकता है कि एक तरफ से फीचर आ रहा हो कि हाँ भाई नाक की शेप ऐसी थी, एक तरफ से फीचर आ रहा हो हाँ भाई आंखों की शेप ऐसी थी। ठीक है, और हमें नहीं पता कि क्या एग्जैक्ट आ रहा है, क्योंकि लेकिन वो सीख ये रहा है कि जब वो खुद से सीख रहा है। ठीक है, सीखने वाला प्रोसेस मैं अभी आपको नहीं समझा रहा, लेकिन मैं जो प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ कि इन्फ्रेंस में ये जो काम कर। ठीक है, सो ये अब समझ आ रहा है कि आपको ये उसकी वजह से ये होगा कि थोड़ा बहुत हम इनवेरिएंट भी हो गए ना आगे पीछे। जो इसके अच्छी बात थी कि नॉर्मली जो पुरानी टेक्निक्स थी ना, जो सिंपल कोरिलेशन या इस किस्म के काम करे, उसमें ये होता था कि सामने से तस्वीर खींची है, बंदा जरा सा मुड़ा तो वो डिटेक्ट होना खराब हो जाता था। उसने ऐनक पहन ली, दाढ़ी बढ़ा ली, तो फेस रिकग्निशन जो है ना वो फेल होगी। ये भी मतलब ये नहीं है कि टोटली इनवेरिएंट है, बट जनरली क्योंकि हम इसको इमेजेस देते हैं उसमें थोड़े बहुत फेस मूव करवा के भी दे देते हैं। ठीक है, सो उससे ये होता है कि वो आप पे पूरी तरह ट्रेन हो जाता है, और अच्छे तरीके से ट्रेन हुआ होगा तो आपके डिफरेंट फेस आगे पीछे भी हो रहे होंगे, तो ये उन सब को पकड़ लेगा कि ये क्या चीज। ओके, सो रैल्यू हुआ, पहला वाला रैल्यू था
उसके बाद पूल था। तो कौन वो रेल्यू को आप हम इकट्ठा ही समझ लेते हैं क्योंकि रेल्यू जो है वो साइज को नहीं बढ़ाता है, रेल्यू सिर्फ उसके ऊपर एक फर्दर ऑपरेशन होता है जो कि एक तरह का थ्रेशोल्ड का काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद दोबारा पूल होगा तो अब हमारे पास 16 फिल्टर्स थे और इन 16 फिल्टर की जो आउटपुट थी उनको आपने 4x4 का पूल किया, ठीक है। सो 4x4 का पूलिंग साइज उन्होंने 4x4 इज आउटपुट, पूल साइज इज 3x3 और स्ट्राइड 3। सो अब आपने इसकी जो आउटपुट थी इसमें आपने 3x3 का उठाया और इसमें से मैक्स उठा लिया। सो पूलिंग भी दो तरह की होती है, एक होता है कि आप मैक्स उठा लें, एक होता है कि आप इनकी एवरेज ले लें, ठीक है। सो एवरेज पूल भी जनरली चलता है, आई थिंक इधर मैक्स पूल ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। सो आपने इन तीनों का मैक्स उठाया और इधर रख दिया, फिर 3 की स्ट्राइड है तो 3 आगे गए। स्ट्राइड का मतलब है कि एक एक आगे नहीं गए, ओवरलैपिंग नहीं रखा, उनके 3 आगे गए और उसके साथ एक पिक्सल आ गई, एक पिक्सल आ गई। सो ये समझ आ रही है कि क्या प्रोसेस हो रहा है, ओके। तो आपके पास क्योंकि हम 3 आगे जा रहे थे 12 में तो आपके पास रिजल्ट 4x4 आ गया। सो दिस इज योर 4x4/16, ठीक है। जब आपने पूल किया तो आपके पास ये आ गया। अच्छा, ये जो आखिरी आ गया ना 4x4/16, इसके आगे इन्होंने फुली कनेक्टेड लेयर एक लगाई हुई है, ठीक है। फुली कनेक्टेड लेयर ये होती है कि ये जो आपके पास 4x4/16 आए हैं, सो ऐसे आपके पास बहुत सारे नंबर आ गए। लेट्स से मैं उनको एक स्ट्रेट लाइन में कह दूं, ठीक है। ये पहली रो थी, ये मैंने स्ट्रेट लाइन में रख दी, स्ट्रेट लाइन में रख दी, अगली रो रख दी, करते गए सारी मैंने 4x4/16 जितने बनते थे वो मैंने बना दिए, ठीक है। सो ये मेरे पास एक लाइन आ गई और इसके आगे मुझे चाहिए थी 10 आउटपुट्स। 10 आउटपुट्स क्यों चाहिए थी? क्योंकि नंबर 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, अप टू 9 हो सकता था। तो मैंने इसको कहा कि अगर यहां पर मेरे पास हाई वैल्यू आई तो इसका मतलब है 0 नंबर आया था, यहां पर आई तो 1 था एंड सो ऑन, ठीक। फुली कनेक्टेड ये लेयर होती है कि ये जितनी वैल्यूज थी ना, इसको किसी वेट से मल्टीप्लाई किया, इसको वेट से मल्टीप्लाई किया, ये करते करते इस सारों को डिफरेंट वेट से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया और इधर लिखवा दिया, ठीक है। नॉर्मली एक बायस वाला भी साथ होता है जस्ट टू मेक दैट थ्रेशोल्ड वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है। फिर आपने इसके लिए क्या किया, अगेन यही काम किया लेकिन बट विद डिफरेंट वेट्स, ठीक है। सो आपके पास कुछ और वेट्स आ गए जिनसे आपने मल्टीप्लाई किया। तो हर वैल्यू के लिए आपने पिछली लेयर की तमाम आउटपुट्स को किसी वेट से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। एसेंशियली इसका क्या मतलब है, वो जो मैं एवरेज स्ट्राइक रेट वो 3 वेरिएबल ले रहा था ना, इधर हम कह रहे हैं कि ये 4x4/16 विच इज 16 into 16 विच इज कितना 256 बन जाएगा प्रॉब्ली, ठीक है। सो 256 वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहे हैं हम कि उनको हर एक को हमने डिफरेंट वेट दिया और कहा कि उसकी बेस पे 0 निकाला। फिर उनको 256 को भी 10 टाइम्स किया, ठीक है, क्योंकि इसके लिए अलग वेट्स बनेंगे, दूसरी बेट के लिए अलग वेट बनेंगे, तीसरी के लिए अलग एंड सो ऑन, ठीक है। तो एंड पे आपके पास इस जगह पर जो चीज आ जाती है वो आ जाती है प्रोबेबिलिटीज की, 0 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो भी पीछे इमेज आया था, इज इट 0, इज इट 1, इज इट 2, इज इट 3 और 9, जो भी, तो ये डिजिट रिकग्निशन नहीं होगा। तो आखिरी जो आपकी आउटपुट होती है ना, वो हमेशा उतनी होती है जितनी आपकी आउटकम्स हैं। सो हमारी आउटकम क्या हो सकती थी, 0, 1, 2, 3 अप टू 9। तो 10 थी तो आखिरी लेयर इज ऑलवेज वो 10 की लेयर होगी। उसको अमूमन हम पीछे फुली कनेक्टेड लेयर 1 या 2 लगा देते हैं जिससे आखिर में आप ट्रेन करें, ठीक है। तो यहां तक चीज समझ आ रहा है। इसके आगे सॉफ्ट मैक्स है। सॉफ्ट मैक्स इसी को, ये जो सेगमॉइड वाले को आई थिंक कहते हैं कि जो कि ये काम कर लेगा कि 0 या 1 पर उसको मैप कर देगा, ठीक है। और उसकी बेस पे आप डिसाइड कर लोगे कि आपकी आउटपुट जो आई है वो क्या ये वाला करैक्टर है, ये वाला करैक्टर है, ये वाला कौन सा करैक्टर है, ठीक है। सो ये काइंड ऑफ ये मैंने जो भी ये आर्किटेक्चर था, आई डोंट नो कि ये कौन सा आर्किटेक्चर है, ये बंदे ने खुद ही से डिसाइड किया हुआ है या कोई स्टैंडर्ड है। नॉर्मली जो इनिशियल चला था ना डिजिट रिकग्निशन पे, जो मैं 1998 वाला कह रहा था, वो आपने अगर सर्च करना हो तो वो कहलाता है लनेट, ठीक है। LE आई थिंक फ्रेंच में कहते हैं दी को, ठीक है, दी नेट, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क, नेट का मतलब न्यूरल नेटवर्क। सो लनेट क्योंकि यॉन लेकॉन जो है वो बेसिकली यॉन लेकॉन जो है ना YANNLECUN इस तरह आई थिंक प्रोनाउंस होता है, इसको यॉन लेकॉन बोलते हैं। सो यॉन लेकॉन जो है ना वो बेसिकली फ्रेंच ओरिजिन का है, बट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में आई थिंक पढ़ा रहा था और
आजकल शायद फेसबुक के AI का हेड है शायद, जहाँ तक मुझे याद पड़ा, एक आध साल पहले तक तो था, आई एम नॉट श्योर इस वक्त था कि नहीं, क्योंकि मैं पिछले कुछ अरसे पहले मैं इन एल्गोरिदम्स वगैरह पढ़ा था, तो उस वक्त मैंने इन लोगों को थोड़ा सा देखा था। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में जब आ जाते हैं, फिर आप एल्गोरिदम को एज इज लेते हैं, उस पर ईमान लाते हैं कि जो जिसने बनाया है वो ठीक काम करता है, क्योंकि नॉर्मली मैंने आपको प्रोसेस का फ्लो क्या बताया कि एल्गोरिदम वाला जो होगा वो मैटलैब या पाइथन में आपको चीज़ वेरीफाई करके देगा कि चीज़ ठीक चलती है, ठीक है। तो इट्स हिज जॉब कि वो ठीक करे। अगर मतलब छोटी कंपनी है, जिस तरह हमारी कंपनी छोटी सी है, तो हम उसमें ये होता है कि एल्गोरिदम भी कई दफ़ा खुद बनाना होता है और फिर इम्प्लीमेंट भी खुद। सो उसमें जब आप एल्गोरिदम बना रहे थे, देन इट्स योर जॉब टू वेरीफाई कि चीज़ ठीक काम करती है, जिस तरह भी ये पाइथन कोड ठीक काम कर रहा है। तो नेक्स्ट चीज़ है कि उसको हार्डवेयर पे लेके जाना है। वहां पर अब आप सिस्टम डिजाइनर मोड में आ गए। जब आप सिस्टम डिजाइनर हैं तो तब आप कहेंगे कि ये जो मैटलैब या पाइथन का कोड है ये ठीक काम कर रहा है, मुझे सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करना है। सो अब हम चाहते ही हैं कि कुछ ऐसा हार्डवेयर बनाएं जो कि ये काम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके, ठीक है। तो जो पूरा अभी तक के बैकग्राउंड देने का मकसद था वो था कि आपको प्रॉब्लम समझ आया। मेरे टाइम के एस्टिमेट शायद इतने अच्छे नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल था मैं आपको 10 मिनट में समझा दूंगा, बट इट टुक आई थिंक अराउंड 40-45 मिनट्स जो समझाने में लग गए हैं, शायद ज़्यादा ही लग। एनीवे, बट यू गेट द आइडिया, कोर आइडिया आपको समझ आ गया। इवन इफ वो टाइम जो भी लगा है, आई थिंक आपका काम आएगा किसी जगह पर जब आप कभी मशीन लर्निंग पढ़ेंगे। एक ऑप्शन ये भी थी आगे, आप लोगों को वैसे इलेक्टिव ऑफर हो रहे हैं, तो हम उसमें सोच रहे थे मशीन लर्निंग ऑफर करें, मगर शायद ना हो। जहाँ तक मुझे अभी तक लिस्ट मिली है उसमें शायद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर हो रहा हो। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे पढ़ने में। आप लोगों के रहते हैं इलेक्टिव? 2 रहते हैं। अच्छा, मुझे ये कह रहे थे HOD कि शायद आप लोगों को इस पे एतराज है कि वो लैब वाला इलेक्टिव नहीं लेना, क्योंकि थोड़ा यार वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, लैब्स जो है ना प्रॉपर, मैं ऐसे कहूँ तो जरूर लें लैब वाला, ठीक है। उन्होंने वैसे उस वजह से इलेक्टिव की जो लिस्ट बनाई है उसमें ज्यादातर बगैर लैब वाले रखें, लेकिन मेरे ख्याल में मतलब आप लोगों को उनको ये कन्वे करना चाहिए किसी तरह कि मतलब ठीक है, लैब के क्रेडिट आवर्स पे जो भी 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन इट्स वर्थ इट, ठीक है। वो जो लैब होती है ना, उसका इक्विपमेंट उससे कई गुना महंगा होता है जो कि आप यूज कर रहे होते, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि वो आखिरी जो कुछ सेमेस्टर्स होते हैं ना, उनमें जोन सी भी अच्छी चीज सीख सकें, इट रियली हेल्प्स लेटर ऑन इन द कैरियर, ठीक है। तो एक आई थिंक एंडना वाला शायद ऑफर होने जा रहा हो, लेकिन आई एम नॉट श्योर अभी ऑफर जो होगा आपको वो होगा, लेकिन लेट्स सी। ओके, सो यहाँ तक चीज अब समझ आ गई कि प्रोसेस क्या है। ऑब्वियसली जो इसका लर्निंग होती है वो एक और काम है। यानी ये इमेज आ रहा है, इस पे हमने ये अज्यूम किया कि ये वेट्स हमारे पास पहले से हैं, तो आपने कन्वल्यूशन करनी है, फिर रेल्यू करना है, फिर मैक्स पूल करना है, फिर कन्वल्यूशन करनी है, फिर रेल्यू करना है, फिर मैक्स पूल करना है, फिर कन्वल्यूशन करनी है, एंड इन द एंड यू वांट टू डू अ फुली कनेक्टेड लेयर, जो बहुत सारी, अगेन इट्स कन्वल्यूशन, बट कन्वल्यूशन तो नहीं कहेंगे, इट्स अ ह्यूज कंप्रेशन जो कि इतने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके एंड पे ऐड कर रही होगी, ठीक है। सो ऑब्वियसली जब इसको अगर मैंने C में कोड लिखना हो, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा? लेट्स से कि मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है मेरी रैम के अंदर, ठीक है। सो मैं इमेज को एक एरे बना दूंगा, ऐसे ही होगा ना। तो मैं कह दूंगा कि ये मेरी इमेज है, और लेट्स से मैं कहूंगा कि ये 24x24 की एक एरे, ठीक है। अगर मैंने नॉर्मलाइज रखा हुआ तो मैं इसको फ्लोट में रख दूंगा, अदरवाइज मैं इंट में भी रख सकता हूँ या u(8) में भी रख सकता हूँ टू बी एग्जैक्ट। अगर मैंने 0 से 255 करना है तो अनसाइंड 4 या जिसको हम बास का u(8) कह देते हैं, u(8) कह देते हैं, तो उसमें भी रख सकता हूँ। और फिर मेरे पास जो एक अगर मैं फ्लोट में ही रखूँ जो मैटलैब में किसी ने या C में करके दिया होगा, तो उसमें मैं कहता हूँ कि मेरा जो है ना, लेट्स से फिल्टर 0 जो है विच इज 5x5, ठीक है। सो अगर मैं इसको फिल्टर करना चाह रहा हूं तो व्हाट वुड बी द कोड लाइक? मुझे एक एक करके यहां से यहां तक जाना है, कॉलम भी कवर करने हैं, रो भी कवर करनी है, ठीक है। तो मेरे पास एक लूप लगेगा
जो कि आई लेट से मैं जो बाहर वाला एक्सटर्नल लूप होता है वो रो को कवर कर रहा होता है नॉर्मली, तो मैं कहता हूँ रो इज इक्वल टू 0, रो किसी मैक्स से कम हो और रो प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर मैं एक और लूप लगाऊंगा फॉर कॉलम इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, कॉलम लेस देन मैक्स, कॉलम प्लस प्लस। उसके अंदर मैंने इसको पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन मुझे एक एक करके मल्टीप्लाई करना है, तो मुझे 5 तक जाना है, फिल्टर के मैक्स तक जाना है, ठीक है। सो अगेन फॉर फिल्टर की जो रोज थी उस पे जाऊं मैं 0, और ये छोटा है यानी अगेन ये लेस देन 5 जो भी होगा, और प्लस प्लस करूंगा, और फिर मैं एक और फॉर लगाऊंगा जो कि कॉलम पे चलेगा, और उसमें मैं एक एक करके मल्टीप्लाई करूं। और इस इंटरनल लूप में इससे पहले मैं लेट से किसी सम को 0 से इनिशियलाइज कर लूं, और इसमें मैं वो प्रॉपर वेट वो वाला उठाऊं, उस वेट के साथ पिक्सल को मल्टीप्लाई करूं। इस रो कॉलम से मुझे पिक्सल मिलेगी, यानी कि इमेज के रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करूं विद, सॉरी थोड़ा गंदा लिखा जा रहा है बट आई होप यू गाइस आर एबल टू रीड इट। इमेज के रो कॉलम को फिल्टर के, जो भी ये फिल्टर रो फिल्टर कॉलम बनता है, ठीक है, फिल्टर रो एंड जो भी साथ लेट से कॉलम बनता है उससे मल्टीप्लाई करूं, और उसको मैं सम में ऐड करता जाऊं। तो इस इन इंटरनल लूप से जब मैं दोनों से बाहर आऊंगा, ठीक है, तो उस जगह पर मैं क्या कर सकता हूं कि मुझे सम को आउटपुट पे सेव करवा देना चाहिए, ठीक है। इधर भी करा सकता हूँ, हो सकता है मैं सम के बजाय सीधा सीधा अगर मैं उसी लोकेशन को एज अ 0 से इनिशियलाइज कराऊं और उसी के अंदर सम करता है, बट यू सी के इसमें 4 लूप्स लग रहे हैं। इट्स वेरी कॉमन इन इमेज प्रोसेसिंग कि आपने, क्योंकि ये कर्नल इस तरह से चलाना होता है तो ये आपको लूप इस तरह के लगने। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली अगर मैंने काम करना है तो जो भी प्रोसेसर चल रहा होगा उसमें आइट्रेशन होगी, उसके अंदर आइट्रेशन होगी, उसके अंदर आइट्रेशन होगी, उसके अंदर आइट्रेशन होगी, ठीक है। सो इफ इट्स 24 बाय 24 तो बाहर वाला लूप 24 टाइम्स चलना है, उसकी हर आइट्रेशन में 24 टाइम्स कॉलम वाला लूप चलना है, कॉलम वाले की हर आइट्रेशन में 5 दफा एक लूप चलना है, और उस 5 की हर दफा 5 वाला लूप चलना है, ठीक है। सो इट्स कंप्यूटेशन काफी ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि हम जो इंटरनली एक मल्टीप्लायर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हम प्रोसेसर के ऊपर चला रहे हैं, प्रोसेसर के ऊपर जनरली एक मल्टीप्लायर होता है, और हम उस एक मल्टीप्लायर को एक एक करके इनपुट दे सकते थे। तो हार्डवेयर एक्सेलरेटर की क्या जॉब है? हार्डवेयर एक्सेलरेटर की जॉब ये हो सकती है कि यार लेट्स फॉरगेट अबाउट मैक्स पूल एंड एवरीथिंग, कॉन्वोल्यूशन को लेट्स से तेज करने की कोशिश करें। तो हमें हर केस में क्या करना है कि हमें मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन अगर पैरेलल में कर लें, सो एफपीजीए के ऊपर हमारे पास 80 मल्टीप्लायर पड़े हुए हैं, ठीक है। सो हम अगर 80 मल्टीप्लिकेशन पैरेलल में कर सकें तो फिर हम इसको किसी और तरह से कोड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बट वी नीड, क्या करने की जरूरत होगी कि मुझे जिन चीजों को मल्टीप्लाई करना है वो एफपीजीए तक पहुंचानी है किसी तरह, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं कहता हूं कि अगर 5 बाय 5 का कर्नल है, सो इसका मतलब है कि 25 मल्टीप्लिकेशन एक दफा में चाहिए इसको, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं हार्डवेयर में 25 पैरेलल मल्टीप्लायर्स इज नॉट एन इश्यू फॉर मी, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि भाई आप मुझे किसी तरह, ये मेरे पास 25 रजिस्टर पड़े हैं, ये मेरे पास 25 और रजिस्टर पड़े हैं, इनके अंदर किसी तरह वो वैल्यूज पहुंचा दें जिनको आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं ये करूंगा कि मैं सीधा सीधा इन सब को पैरेलल में, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मेरे पास ये 25 मल्टीप्लिकेशन होगी, उनको मैं ऐड कर दूंगा। सो ऑब्वियसली अगर मैंने इस तरह इसके आगे ऐड किया, ठीक है, तो ये 25 एडिशन हो जाएंगी, ठीक है।
और ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको सिंथेसाइज करने की कोशिश करूंगा तो टाइमिंग आपको क्या लगता है कैसी होगी? अच्छे क्लॉक फास्ट चलेगा कि नहीं? क्यों नहीं चलेगा? मल्टीप्लायर्स की वजह से या एडर की वजह से? मल्टीप्लायर सारे पैरेलल में हो रहे हैं, उनका इशू नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली मल्टीप्लायर एंड एडर सीरीज में आ रहे हैं, इनकी वजह से भी होगा अगर एक एडर भी होता। लेकिन ये एडर तो एक है भी नहीं, ये तो 25 को ऐड कर रहा है, ठीक है। तो ये तो टाइम लेगा, ठीक है। अगर मैं एसिक बना रहा होता लेट से, तो अब हमने क्योंकि बीच बीच में हम बढ़ते रहते कि एफपीजे एक चीज है, एसिक एक चीज है, ठीक है। अगर मैं एसिक बना रहा होता तो तब इधर मुझे क्या करना चाहिए था? इसके ऊपर हमने सबसे ज्यादा टाइम गुजारा है। हाँ, कंप्रेशन ट्री लगाते इधर, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर हमें वेट्स प्री नोन है, ठीक है, अगर प्री नोन नहीं भी है, ठीक है, सो एनीवेज आपका ये मल्टीप्लायर के कंप्रेशन ट्री लगाते, ठीक है। और उन कंप्रेशन ट्री के आगे एडिशन के लिए भी कंप्रेशन ट्री लगाते, क्योंकि हमने सारे नंबर्स को ऐड करना हो, तो क्योंकि पार्शियल प्रोडक्ट्स को भी ऐड ही करना था, इनको भी आपस में ऐड ही करना था, तो ये सब जो मिला के कंप्रेशन ट्री बनता है वो एक ही कंप्रेशन ट्री, यानी कि इन सारी पार्शियल प्रोडक्ट्स को इकट्ठा कंप्रेस कर देते। उन इकट्ठा कंप्रेस करके हमारे पास जो रिजल्ट आता वो हम ये डिफरेंट स्टेजेस में उसको पाइपलाइन कर देते, और हमारे पास जो रिजल्ट आता वो हम इसके अंदर सेव कर लेते। लेकिन अगर अब हम एफपीजे पे हैं, तो एफपीजे में हम कंप्रेशन, हमारे पास तो बना बनाया मल्टीप्लायर है, तो हम वो कंप्रेशन ट्री जो है वो एफपीजे का ज्यादा एरिया ले जाएगा एज कम्पेयर टू कि हम उन मल्टीप्लायर्स को यूज कर लें। तो इट्स बेटर कि हम मल्टीप्लायर्स को यूज कर लें। लेकिन मल्टीप्लायर को अगर मैं यूज करूंगा तो अब क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि मल्टीप्लायर के फौरन बाद एडर, तो आई नीड टू पाइपलाइन दिस थिंग, ठीक है। सो लेट्स से कि हम इसी क्रूड डिजाइन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और लेट्स ट्राई टू पाइपलाइन इट, ठीक है। मैक्स पूल और इसको बाद में सोचेंगे। लेट्स से कि हमने यही काम करना है और ये स्पेसिफिक आर्किटेक्चर था जिसके लिए मैं करूं। तो अब दो तीन बातें हैं। एक बात यह है कि मैं इट्स नॉट ऑलवेज के आपके पास वो अवेलेबल हो तो वो तेज भी हो। हमने जो एग्जांपल की थी ज़ेबो के ऊपर, तो हमने देखा था वो प्रोसेसर का लिखवाने में ज्यादा टाइम लग रहा था बी रैम को सम करने की निस्बत, ठीक है। नॉर्मली ऐसे कामों के लिए फिर यूज होता है, क्या चीज यूज होती है? डीएमए, ठीक है। डीएमए को आप प्रोसेसर कह देता है कि भाई तू डाटा ट्रांसफर कर, मैं मसरूफ हूं, ठीक है। छोटा है ना हमारा, जिस तरह छोटे डाटा उठे रख, वो फिर अपना काम करना शुरू कर दी, ठीक। सो तो फारसी में कोई एक मुहावरा भी होता था कि बंदा कुत्ता हो जाए छोटा ना हो, ठीक है। तो वो मैं भी वैसे घर में छोटा हूँ, तो मेरे वाले साहब मुझे अक्सर कहा करते थे कि यार, जब मुझे वो बड़े बहन भाई कहते थे ना कि यार ये प्लेट उधर रखा हो तो ये उधर से पानी ले आओ, तो वो अब्बा जी कहते थे कि मुहावरा मुझे भूल गया, बंदा वो ना फारसी में बोलते थे, तो फिर उसके बाद कहते थे कि यार इसका ये मतलब है। तो एनीवे, सो डीएमए जो है ना वो छोटा है, जिसको प्रोसेसर कहता है कि भाई मैं बड़ा हूँ तो मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और दो प्रॉब्लम आ गए, ठीक है। एक है यार थोड़ी सी जगह मैं और बना लूं, मैं बताया जगह बनाने के लिए था और बना बिल्कुल एग्जैक्टली उसी जगह पर भी है जिस जगह पर पहले, ठीक है। आई होप कि वी हैव अ बिट ऑफ टाइम है, 4 मिनट हैं, तो मैं इसको विल कंटिन्यू दिस, बट जहां तक होता है वहां तक तो करें। तो लेट्स से कि मैं कहता हूं मैंने 5x5 ही की मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है। तो मेरे पास इसका मतलब है कि वो तो 2D में लिखे हुए हैं, बट एक्चुअली वी नीड 25 वैल्यूज, जिनको 25 वैल्यूज से मल्टीप्लाई, उनको हम सीधा करके लिख सकते हैं ना कि पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ठीक है। और हमने कहा कि यार ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया, एंड सो ऑन, ऐसे हमने जो आखिरी था वो इससे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। जनरली इट्स अ गुड आइडिया कि हर मल्टीप्लायर के बाद आप पाइपलाइन कर दें। इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड स्पीड ऑन एफपीजीए, मल्टीप्लायर और एडर सीरीज में लगा दिए तो क्लॉक जो है ना वो उतना तेज नहीं चल सकेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, हम एक साइकिल में नहीं डन होंगे, विल नीड
फ्यू साइकिल्स, बट हम उसको पाइपलाइन कर देते हैं। ठीक है, कि लेट से कि मैं यूं कर लेता हूं कि मेरे पास 25 वैल्यूज आ गई हैं, मुझे इनको ऐड करना है। ठीक है, तो मैं इनमें से लेट से 3 वैल्यूज को ऐड करूंगा। ठीक है, आई थिंक 3 भी चल जाएंगी, वैसे 2 को कर सकते हैं। ठीक है, 2-2 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 3 को करूं तो 25 डिवाइड बाय 3 कितना बन जाता है? 8 पॉइंट समथिंग, तो 9 वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास। ठीक है, आखिरी 2 को ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो ये 9 वैल्यूज आ गई और मैंने कहा रजिस्टर कर देते हैं। फिर मैं कहता हूं कि यार अच्छा, मैं एक और स्टेज में मजीद 3-3 को ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो मेरे पास 3 वैल्यूज आ गई। ठीक है, और उनको मैं 2 करके और 1 करके या उन तीनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास 1, 2, 3, 4 साइकिल में मेरे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा एक क्रूड सा डिजाइन तैयार हो गया जो कि 5x5 के कर्नल को ऑप्टिमाइज करे। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम ये 5x5 का बनाएं, हम ये भी कर सकते हैं कि हम जरा सा कम का बना लें, लेट्स से हम 3x3 का बना लें। ठीक है, 5x5 के बजाय, क्योंकि ये तो एग्जांपल थी, इसमें तो वाकई 5x5 का कर्नल यूज हो रहा था, लेकिन कई जगहों पर ज्यादा बड़ा कर्नल यूज होता है, किसी जगह पे छोटा यूज होता है। ठीक है, तो अगर बड़ा कर्नल यूज हो रहा है, लेट्स से कोई कहता है कि मैंने 11x11 का करना है, फेस रिकग्निशन का काम कर रहा है, वो कहता है मैंने मेरा फिल्टर जो है वो तो 11x11 का है। सो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसे 5x5 के चंक्स में तोड़ सकते हैं। अच्छा यार, तुम 5x5 का पहले कर लो, फिर अगले 5x5 ले लो, भी 1 बच जाएगा। ठीक है, तो उसको तुम वैसे कर लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई, या इधर 5x5 हार्डवेयर पे लगा के बाकी के खुद मल्टीप्लाई कर लेना जो बचे। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड अ वे टू स्केड्यूल इट किसी तरह, या आखिरी वाला जो है उसकी कुछ बिट 0 कर दें। तो अगर अब यहाँ पर ऑब्वियसली एक की डिसीजन हमारे पास आ गया कि ये साइज क्या रखें। 5x5 कहीं बहुत बड़ा तो नहीं है कि जिसमें बहुत सारी खाली जगह जाएं, कि 11x11 करेंगे तो क्या होगा, 2 दफा तो 5 आ जाएगा, आखिरी में सिर्फ एक कॉलम यूज हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं वो 3x3 का बनाता तो कम हार्डवेयर यूज होता, लेकिन मैं 11 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 9 तक आया था और एक रो खाली जा रही होती इसके अंदर। ठीक है, 9 के बाद 10, 11, 12। ठीक है, तो उसमें वेस्ट कम था, लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा फिर लग जाना था। ठीक है, तो 2 प्रॉब्लम है। एक पहला प्रॉब्लम ये है कि अच्छा कि ये साइज क्या रखा जाए। दूसरा प्रॉब्लम हमारे साथ ये आ जाएगा कि अच्छा इस पे पहुंचाएंगे कैसे, एक ये भी मसला है ना कि हमारा जो प्रोसेसर है वो AXI बस से पहुंचाएगा। सो इसका मतलब है दिस रेज फाइल नीड्स टू बी राइटेबल फ्रॉम AXI साइड। ठीक है, तो AXI साइड का राइट इसके ऊपर हो और उसको हम उससे लिखवा सकें यूजिंग मे बी AXI DMA। ठीक है, सो AXI DMA के थ्रू हम इस पे लिखवा सकते हैं। सो हमने AXI DMA की एग्जांपल की थी, आपको याद होगा, लेकिन हमने AXI स्ट्रीमिंग DMA किया था। ठीक है, AXI स्ट्रीमिंग DMA क्या करता है कि एक तरफ से मेमोरी से उठाता है, दूसरी तरफ डाटा को स्ट्रीम कर देता है, या एक तरफ स्ट्रीम से उठाता है, दूसरी तरफ मेमोरी में। प्रोसेसर हमेशा मेमोरी में अपनी काम कर रहा होता है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि वो स्ट्रीम कर दे डाटा और हम इधर कोई ऐसी लॉजिक लगा लें जो कि इसको फिल कर दे। हम ये भी कर सकते हैं कि जो दूसरा AXI सेंट्रल DMA होता है जो कि मेमोरी मैप DMA होता है, मेमोरी मैप DMA में आप बताते हैं छोटे को यानी DMA को कि इस एड्रेस से उठाओ, इस एड्रेस पे लिखाओ और इतनी वैल्यूज लिखवा दो। तो हम उसको सीधा सीधा कह सकते हैं कि यार ये 25 वैल्यूज इधर से उधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, सो बात समझ आ रही है ना कि जब रियल सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो फिर आपको डिजाइन चॉइसेस लेनी है। तो इधर एक चॉइस ये है कि साइज क्या होगा, दूसरी चॉइस ये है कि स्ट्रीमिंग DMA लगाएं कि मेमोरी मैप DMA लगाएं, तीसरी फिर ये भी बनती है कि जो कि इस किस्म के सिस्टम इम्प्लीमेंट करके हमने देखी हुई है कि FPGA ने अगर DDR से डाटा आ रहा है, ठीक है, तो DDR इज स्लो, DDR से आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो आप वो जो कुछ करेंगे हो सकता है कि वो DDR से रीड और राइट करने में जो DMA को टाइम लगे तो इधर जो हमने गेन करना था वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, सो उसका फिर तरीका ये होता है कि आप बड़ी सी कोई ब्लॉक रैम दरमियान में लगा देते हैं। आप कहते हैं कि यार डाटा उधर से उठा के पहले इसमें लिखवा दो। ठीक है, तो इनको फिल मैं SB रैम से कर लिया करूंगा। ठीक है, ताकि ये फास्ट फिल हो।
ठीक है। लेकिन स्टिल अगर इन्होंने एक एक साइकिल करके फिल होना है तो वो तो फिर हम वो जो मतलब हमने वैसे इसी वजह से तो हम प्रोसेसर से उठ के इधर आए थे कि उसने कहते हैं वो एक एक दफा साइकिल में मल्टीप्लाई कर रहा था। अगर मल्टीप्लिकेशन पैरेलल हो लेकिन मल्टीप्लिकेशन को डाटा देने का काम सीरियली हो रहा हो तो बात तो वही होगी, साइकिल लग गया। तो इस पे अब हम नेक्स्ट क्लास में सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर कि हम इसको कुछ इम्प्लीमेंट कर सकें या नहीं, बट आइडियल होगा कि मे बी आप लोगों की एक आखिरी असाइनमेंट जो है हो जाए ऐसी, ठीक है। चलिए, ओके।